अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने लक्ष्य पर रखो, लोगों की बातों पर नहीं। नमस्कार, 91.2 NIVH हेलो दून पर हूँ मैं हेमा। अपने सुनने वाले तमाम श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और साथ ही स्वागत करती हूँ हमारी आज की बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर रीता नामदेव जी का। जी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। जी मैम। बहुत 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 धन्यवाद जी आपका मैम से। ये मौका देने के लिए। जी जी जी। मैम से बातें होंगी बहुत सारी, लेकिन मैं थोड़ा सा मैम के बारे में बताना चाहूंगी। विलक्षण प्रतिभा अपने अंतर में समेटे हुए आज हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर रीता नामदेव जी। ये स्नातक, स्नातकोत्तर और दिल्ली विश्वविद्यालय से PhD हैं। साथ ही भगिनी निवेदिता दिल्ली विश्वविद्यालय में सह प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। आपके शोध पत्र, लेख, कहानियां और हिंदी के प्रतिष्ठित दैनिक जैसे हिंदुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, वसुधा, सृजन, लोक और भी कई अखबारों और पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी कोशिश है कि समाज में फैली विसंगतियों को दूर करके समाज में महिलाओं को उचित स्थान दिला सकें। तो अब मैं और ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए सीधे चलूंगी डॉक्टर रीता नामदेव जी के पास। तो डॉक्टर रीता जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि बचपन बचपन का नाम आते ही चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, भले ही वो कैसा भी रहा हो। पर उस वक्त इंसान खुद में इतना मगन हो रहता है कि सब कुछ ठीक ही लगता है, क्योंकि उम्र ही ऐसी होती है जहाँ किसी बात की परवाह नहीं होती सिवाय भूख और नींद के। तो हम जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसे बीता। अ, मैं काफी छोटी थी, शायद 3-4 साल की रही होंगी। जी मैम। उसकी तो मुझे याद नहीं है जब मेरी हम्म। आंखें खराब हुई। हम्म। तो जब मैंने होश संभाला तो मुझे दिखता नहीं था। जी। और ये कोई जन्म से तो नहीं था मेरा, हम्म। बाद में कुछ रिएक्शन के कारण हुआ था। और जी। दूर दूर में परिवार में कहीं नहीं था, तो अच्छा। ये सब सुनते हुए मतलब बड़ी हो रही थी हम्म। कि इसका क्या होगा। कोई कहता था कि इससे शादी कौन करेगा, तो कोई कहता था कि कोई ऐसा व्यक्ति कर लेगा जिसको बच्चों की भूख होगी, बच्चे अच्छे नहीं होते होंगे। ओहो। कोई कहता था कि अच्छा। इसे भी थोड़ा थोड़ा काम वाम सिखाया करो। जी। कोई कहता था अरे पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे, पाप का अच्छा। मिल रहा है। तो कोई हम्म। कहता था हाय राम इतनी सुंदर, बाप रे अंधेरे घर में उजाला कर दे, और इतनी खूबसूरती, लेकिन आंखों के बिना सब बेकार है। तो मेरा हम्म। वैसा बचपन नहीं था, ये सब चीजें सुनते हुए इन हम्म। सब पे ध्यान जाता था। तो जी। मुझे याद है कि एक बार हम किसी शादी में जा रहे थे, हम्म। तो गाड़ी में एक दूसरी औरत बैठी हुई थी मम्मी के हम्म। पास, जो शायद कुछ देर के लिए बैठी होंगी, कुछ रास्ते के लिए। हम्म। वो समझा रही थी कि देखो, हर काम इसे सिखाना, हम्म। सिखाने की कोशिश करना तो आ जाएगा। हम्म। अगर काम आ जाएगा तो अपने आप लोग जो है ना, इसकी थोड़ा इज्जत करेंगे, पराए घर जाने लायक बन जाएगी, बड़ी लड़की है कहीं। जी। तो मम्मी नहीं सिखाती थी। मम्मी ये हम्म। सोचती थी कि अच्छा मैं जितनी देर इसको सिखाती रहूंगी उसमें तो मैं करके दूसरा काम फिर जी शुरू बिल्कुल। कर लूंगी। लेकिन मैं खुद हर काम करती थी, चाहे हम्म। मुझे डांट खाना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े। हम्म। तो मैं हर काम से मतलब सीखती थी। मैं सोचती थी उसने सलाह तो मम्मी को सही दी थी, हम्म। अब मम्मी नहीं टाइम दे पा रही तो मुझे खुद सीखना है। तो जी। मुझे सारे काम, ये समझ लीजिए कुएं से पानी निकालना तक आता है। अच्छा। अरे वाह। जी। जी, इसका मतलब आप जो निगेटिव बातें सुन रही थी उसमें भी आपको कहीं ना कहीं रोशनी की किरण दिखाई देती थी। जैसे कि जी लोग बिल्कुल। बोलते थे कि भाई जिस घर में जाएगी ये उजाला करेगी। तो वो आपने एक लाइन आपके मन में कहीं ना कहीं अटक गई और उसको आपने पकड़ के। मुझे ये तो था कि मैं किसी के घर ना जाऊं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये अपने जो पापा का बिहेव था मम्मी के साथ जी। देख के ऐसा लगता अच्छा था। अच्छा अच्छा अच्छा। और अपने लोगों के साथ भी कई बार मम्मी भी हमें पीट पाट देती थी। अच्छा अच्छा। तो मैं नहीं, वो तो खैर सोचती थी, सभी बच्चों के साथ होता हाँ है। सभी पीटते हैं, हाँ पर हाँ। मैं तो ये सोचती थी ना कि अगर हम्म। अपने पेरेंट्स गुस्सा हो सकते हैं, जी। अपने पेरेंट्स मतलब कई बार उनको लगता है कि ये चीज सही नहीं हुआ, वो सही नहीं हुआ, हमारी आदत सही नहीं है, काम सही नहीं है, तो हम्म। दूसरा कैसे निभाएगा। तो मुझे ये सवाल तो था कि मुझे दूसरे घर ना जाना पड़े, पर मुझे काम आना चाहिए। जी। और मैं मतलब ऐसे ना बैठी रहूं एक कोने में कि बेचारी ब्लाइंड है तो कुछ नहीं कर सकती, नहीं मुझे ये दिखाना है मैं कर सकती हूँ। जी। और मेरे सामने निगम परिवार है, हम्म। मतलब कई परिवारों का समूह है।
जी। तो एक भाई साहब पढ़ाते थे, अध्यापक थे, अपना खोल रखा था स्कूल। हम्म। तो मैं उनको सुन सुन के इतनी मतलब कैलकुलेशन कर लेती थी, इतनी हम्म। ज्यादा कैलकुलेशन कर लेती थी कि हम्म। मैं उससे पूछती थी, बताओ इतने और इतने कितना होता है? वो कहते अच्छा। रुको, मैं पहले पेंसिल और पेपर उठा लूं। कहते हम्म। क्यों भाई, मैंने तो ऐसे ही पूछा है आपसे, आप क्यों उठा रहे हो? बोले हम्म। तेरी बात दूसरी है। तो हम्म। इस तरह से मैं हमेशा मतलब वैसे नहीं पढ़ रही थी शुरू में, छोटे में। तो हम्म। लेकिन मुझे पहाड़े आते थे, मुझे सारी मात्राएं आती थी, मुझे अंग्रेजी की भी एबीसीडी आती थी, हम्म। गिनतियां आती थी, और जी। पहाड़े भले 10 तक आते थे, लेकिन मैं उतने में हजारों की कैलकुलेशन कर लेती थी। अच्छा। हाँ जी, जी। मतलब आप विलक्षण प्रतिभा लेकर ही आप पैदा हुई हैं मैम। बहुत अच्छा लगा आ, आपसे ये सब वैसे जानकर। तो मुझे लगता है मैं इंसान ही पैदा हुई हूँ। थोड़ा मेरा नहीं। रुझान एकाग्रता में ज्यादा रहा, तो जी। एकाग्रता में प्रतिभा फलती है। जी। पर ये है कि जो बात आप कह रही हैं, ये तो कई बार किसी किसी बात पे मैं बोलती थी कि मुझसे तो नहीं ऐसा होता, मैं तो ऐसा नहीं सोचती, मैं तो ऐसा नहीं कहती। तो मेरे हम्म। बहन भाई भी यही बोलते हैं, तू तो भैया अवतार है कोई, हम तेरी तुलना नहीं नहीं नहीं, करेंगे। अवतार नहीं, आप इंसान हैं और बहुत अच्छी इंसान हैं और बिल्कुल बहुत वाकई बिल्कुल। प्रतिभा से भरी हुई हैं आप। तो अब मैं जानना चाहूंगी कि आज आप जिस मुकाम पर हैं उसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि हर वो बात जो पॉजिटिव थी, जो मुझे सम्मान दिला सकती थी, हम्म। उस तरफ मेरा ध्यान तो रहता ही था। चाहे जी। मुझे जितना काम आ जाए, चाहे मुझे जितनी पढ़ाई लिखाई की चीजें थोड़ी समझ में आ जाए, बेसिक, लेकिन हम्म। मेरा पढ़ने में था। तो मैं हमेशा जिद करती थी कि एक बार, जैसे मैंने सुना हुआ था कि जो लखनऊ के पास वाला सीतापुर है, वहाँ जी। बहुत बड़ा आंखों का हॉस्पिटल है, हम्म। वहाँ ठीक हो सकती हैं। जी। तो मैं हमेशा चाहती थी कि मुझे वहाँ ले जाया जाए इलाज के लिए। हम्म। तो एक बार लेके गए थे पापा, और साथ में वहीं से निगम अंकल भी थे। वहाँ डॉक्टरों ने बोला कि देखिए, अगर आप शुरू में ठीक करवाते तो हम्म। हो जाता, अब ये ठीक नहीं हो पाएंगे, इनको आप पढ़ाइए। और जी। उन्होंने लिखा था देहरादून का नाम, कि आप अच्छा इन्हें अच्छा। देहरादून ले जाइए जी। और वहां पे आप पढ़ाइए। अच्छा, इससे पहले एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ कि जो निगम अंकल थे, वो मुझे बहुत प्यार करते थे, और जो हम्म। चीजें मम्मी पापा नहीं समझ पाते थे तो वो समझते थे, और मुझे तरह तरह की कहानियां पढ़ के सुनाते थे, जिससे वहां से भी मेरी प्रतिभा का जी। जी। विकास हुआ उन जी। कहानियों के माध्यम से। हम्म। तो जब वहां से हम निराश होके लौटे, लखनऊ में उनकी बेटी थी। हम्म। मैं ननिहाल में पली बड़ी हूँ, इसलिए उनको मौसी बोलती हूँ, जी। क्योंकि मौसी है, गांव में तो सब रिश्ते होते हैं। बिल्कुल। तो वहां पे हम जब रुके हुए थे, तो मैंने क्या किया कि मैंने बोला वहां पहुंच के कि अंकल जी से, वैसे वो नाना थे, पर हम्म। मम्मी चचा बोलती थी, अच्छा। तो मैं भी चचा बोलती जी। थी। तो जी। मैंने चचा से बोला कि चचा, सब लोग खाना खा लें तो मुझे एक बात करनी है। हम्म। तो बोले कि ठीक है भाई, सब लोग खाना वाना खा लो, कोई हम्म। बात करनी है गुड़िया को। तो हम्म। जब सबने खाना खा लिया, मुझे कहा गया कि बोलो। तो मैं, अच्छा, उसके पहले चर्चा पापा और चचा के बीच में हो रही थी कि कोई नहीं, अब तो बड़ी हो जाए तो कोई ढंग का लड़का देख के मैरिज ही करनी है, जी। पढ़ाने का कोई हम्म। इरादा उनका नहीं था। जी। अब मैं बस में चुपचाप, मेरे आंसू बहते रहे पूरे रास्ते, हम्म। किसी ने देखे नहीं देखे मुझे नहीं पता। तो उस समय मैंने बोला कि चाचा, मैं शादी नहीं करूंगी, हम्म। पढ़ना है मुझे, हम्म। और मुझे पढ़ने के लिए ही किसी भी स्कूल में डाला जाए, जहां भी ठीक हो, और मैं शादी तो नहीं करूंगी किसी भी कीमत पे। बोले जी। कैसे नहीं करोगी, हम्म। अगर हम करेंगे तो क्या कर लोगी? हम्म। मैंने कहा वापिस कर दूंगी, बारात वापिस कर दूंगी। अच्छा। तो वहीं पर वो मामा बैठे थे, उनके बेटे, हम्म। वैसे तो सभी थे, मौसी के घर वाले जी। भी थे, मौसा हम्म। जी सब थे, हम्म। उनके देवर थे, सभी थे। तो चचा ने क्या करा कि कुछ सोचते सोचते अचानक से, उनसे पहले, सबसे पहले मौसा जी से, पहले मामा से पूछा। हम्म। तो मामा बोले कि भाई, जब पढ़ना चाहती है तो पढ़ाना ही चाहिए, जी। शादी कोई जबरदस्ती थोड़ी की हम्म। जाती है। हम्म। हम्म। फिर उन्होंने अपने दामाद से पूछा। हम्म। तो वो मौसा जी बोले कि देखिए बाबू, बहुत सच बात है, अभी मतलब मौसी के लिए बोले, अपनी पत्नी के लिए, अभी ये कभी कभार बीमार हो जाती हैं,
तो ठीक है, हम खाना भी बना देते हैं, कर देते हैं, ऑफिस थोड़ा लेट चले जाते हैं, जो भी करना पड़ता है। जी। लेकिन अगर ये इस लायक हो जाए कि मुझे टाइम से खाना ही ना दे पाए, हमेशा बीमार रहे, तो शायद मैं भी दुखी होना शुरू हो जाऊंगी। सही बात है। और शादी करना कोई ऐसी नीड नहीं है, जिसको हम्म। जरूरत हो तो वो शादी होनी चाहिए। जी पर शादी करना कोई ऐसी नीड नहीं, कभी कोई बिना शादी कर रह ही नहीं सकता। जी बिल्कुल। इसलिए पहले तो पढ़ाना ही चाहिए, हम्म बाद में इनकी इच्छा होगी तो जैसा वो कर लेंगे अपने आप। हम्म। तो फिर क्या हुआ कि लखनऊ में पता किया गया सबसे पहले। हम्म। लखनऊ में लड़कियों के लिए हॉस्टल नहीं था, अच्छा। सिर्फ लड़कों के लिए था। हम्म तो वहाँ के टीचर ने बताया कि अगर आप यहाँ मतलब चाहते हैं तो किसी के यहाँ रुकना पड़ेगा। हम्म। अब नहीं तो सहारनपुर पढ़ाइए, सहारनपुर से फिर देहरादून रेफर हो जाएंगी लड़कियां, अपने आप भेज दिया जी। जाएगा। लेकिन मेरी सलाह है कि आप दिल्ली में पढ़ाइए, तो वहाँ 12वीं तक तो आराम से पढ़ती रहेगी, कहीं इधर उधर नहीं होना पड़ेगा। हम्म और इसके बाद फिर वहीं पर बीए की भी ऑप्शन है। हम्म। तो इसीलिए मैंने भी कहा कि मैं दिल्ली पढ़ना चाहूंगी, और जी। फिर मुझे दिल्ली में एडमिशन दिलाया गया। हम्म। और उस समय जब दिल्ली में एडमिशन हुआ तो मैं थोड़ा सा उस समय तक बड़ी तो हो ही गई थी। ये 2000 नहीं, 91 की बात है शायद। तो अच्छा। उस हाँ, तो थोड़ी बड़ी थी कि जिसमें नर्सरी वगैरह में ले नहीं रहे थे, हम्म पहली में भी नहीं ले रहे थे, लेकिन किसी तरह से मुझे जो एडमिशन मिला। फिर वहां पर ब्रेल रेल सिखाने की एक संस्था थी जो लाजपत नगर में, वहां से मैंने ब्रेल सीखी। जी। ब्रेल मैंने याद तो कर ही ली थी, उन टीचर ने याद वो दिया था हमको लिख करके कि जैसे हम्म। का 1 3, खा का जी जी जी। 4 6, वो सब हम्म। मैंने याद कर लिया था। हम्म। फिर जब ढाढ़ा लिखना आ गया तो मुझे ब्रेल समझ में आ गई थी। 15 दिन तक तो मुझे ढा लिखना ही नहीं आया था, तब हाँ। तक समझ नहीं आ रहा था कि 1 3 का जी मतलब क्या है, बिल्कुल। 4 6 का मतलब क्या है। हम्म अचानक मेरे दिमाग में कौंधा कि ये शायद ढा जो है वही है जो 6 डॉट है। तो ढा हम्म। लिखते ही मुझे फिर चीजें समझ में आई, और मैंने दूसरी तक की पढ़ाई 6 महीने में करके एग्जाम दिया। फिर अच्छा। तीसरी से मैंने रेगुलर पढ़ाई की। जी तो इस तरह से फिर बस कारवां बनता ही चला गया। जी। स्कूल में मेरी 12वीं तक तो आराम से पढ़ाई हो गई। फिर इसके बाद कुछ सामाजिक सहयोग से हम्म जैसे जैसे मैं हायर क्लासों में पहुंचती गई तो मेरी अपनी ट्यूशन मेरे शुरू हुए, और हायर में पहुंची तो कुछ स्कॉलरशिप भी मिले। सब तरह से करते हुए जी फिर जी। जी मैंने एमफिल किया, जी। और एमफिल के बाद मेरी जॉब लगी है। और ये जो मैंने पीएचडी की है ये तो अंडर जॉब की है। अच्छा अच्छा। जी, हाँ जैसा कि आपने बताया कि शादी का एक खैर भारतीय संस्कृति होती है, यहाँ पे लड़कियां जैसे ही बड़ी होती हैं, बालिग हुई, कि माँ बाप को चिंता सताने लगती है शादी का। लेकिन हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है सभी के लिए, चाहे लड़का हो लड़की, कि वो शादी करे ही। अपनी इच्छा भी है, अगर जो भी है लड़का या लड़की जो भी आगे बढ़ना चाहता है, अपनी फील्ड में अपना कुछ करना चाहता है, तो उसको वो रास्ते सुलभ कराने चाहिए। और आपने अपनी जिद से वो सब रास्ते अपने आप खुद आपने बनाए हैं, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। तो धन्यवाद। मैं जानना चाहूंगी कि आप लेख में आपने पीएचडी की हुई है, किस किस तरह के लेख और किस किस तरह के आर्टिकल्स, कविताएं वगैरह आप लिखती हैं मैम? देखिए, कविताएं तो मैंने बहुत ज्यादा लिखी हैं। पहले थोड़ी सी बड़ी कविताएं लिखती, मतलब थोड़ी बड़ी, जैसे कि वो सिलेबस वगैरह में लगी होती हैं। अच्छा। और फिर इसके बाद तो जब मुझे जमाने के दर्द मिले तो छोटी छोटी शायरी टाइप की लिखी हैं। तो एक किताब मेरी संकलित हो रही है, लगभग 150 पेज की। जी पब्लिशरों से बात चल रही है, जिसके साथ भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट सही बैठ गया, तो वो मुझे पब्लिश के लिए देनी है। जी, और क्या शायरी नाम है वाली मैम उस किताब का? नाम क्या है? अभी फिलहाल मैंने उसका नाम आंचल रखा है, जो पहली किताब तैयार कर रही हूँ। जी। आंचल इसलिए रखा है हम्म कि जो मेरी प्राइमरी की एचएम थी, उनसे हम्म। मुझे बहुत ही लगाव था, पूरी माँ की तरह। तो अच्छा। जब हमारे 2 ब्रांच थे स्कूल के, एक प्राइमरी का और एक 6 to 12th का। जी। तो जब मैं विकासपुरी 6 to 12 वाले ब्रांच में आई, तो हम्म। 10वीं में पढ़ती थी, एक बार मुझे उनकी बहुत याद आई, और जी। मैंने वो आंचल कविता लिखी। और जबकि आंचल कविता पढ़ेगा कोई तो सोचेगा कि अपनी मम्मी की याद में लिखी होगी, अच्छा। लेकिन वो मैंने अपने टीचर की याद में लिखी। जी जी। आंचल। तो तो मैं चाहती हूँ कि उन्हीं को ये कविता समर्पित करूं, जी जी। इसीलिए इसका नाम तो आंचल मैं रखा है। चाहूंगी कि आप थोड़ा सा आंचल की चंद पंक्तियां हमारे श्रोताओं को भी सुनाएं।
अच्छा, मैं एक आध तो चलो सुना दूंगी, नहीं तो पता है मैं क्या लिख तो देती हूँ, हाँ। मंचिए कभी हूँ नहीं, ज्यादा मंच में अच्छा जाती नहीं हूँ। अच्छा अच्छा और अच्छा अच्छा। ऊपर से मैं लिखती हूँ थोड़ा गद्दे वाली शैली में, तुकांत कोई बात नहीं और मैम। कुछ भी ना बने तो कोई बात नहीं। ठीक तो ठीक, मुझे कोई नहीं कोई याद नहीं। कम रहती है, तो जी मैं जी कुछ जी पंक्ति जो शुरू की हैं तो जी। वो मैं सुनाती हूँ। मेरे ऐसे मतलब शुरू हुई थी मैंने हम्म। कि बहुत याद आता है वो आंचल मुझे, बहुत याद आता है आजकल, वो आंचल मुझे बहुत याद आता है आजकल, जिसकी छांव में बीत जाते थे मेरे अनगिनत पल, वो आंचल मुझे बहुत याद आता है आजकल। इस तरह से मैंने जी उसकी जी जी, लाइनें बहुत बढ़िया, शुरू की। बहुत अच्छा जी, बिल्कुल माँ के ऊपर ही लग रही है कविता। लेकिन ठीक जी। है, जिसको आप एचएम को अपना माँ समान का दर्जा दिया आपने, तो बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं और थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि आपने मतलब यहाँ तक पहुँचने में किन किन कठिनाइयों का सामना किया, थोड़ा सा बताएं। देखिए, कठिनाइयां तो कदम कदम पे रही, जी बिल्कुल। लेकिन सबसे ज्यादा तो कॉलेज टाइम पर रही। हम्म। लेकिन स्कूल टाइम भी कम आसान नहीं था। कठिनाइयों का अगर वर्णन करूं तो कई बार सोचती हूँ कि अपनी कठिनाइयों पर किताब लिखूं तो न जाने कि शायद कितनी किताबें बन जाएं। अच्छा। पर अगर संक्षेप में कहूं जी। तो देखा जाए तो आर्थिक कठिनाई भी रही, और रास्तों को लेकर के अकेले ट्रैवल करने की कठिनाइयां रही। हम्म। चीज कैसे रिकॉर्डिंग कराई जाए, कैसे सिलेबस को और जी। देखिए, मैं अपनी ग्रेजुएशन में बस सेकेंड ईयर में तो यहाँ तक हुआ कि मैं समझ रही थी कि मेरा सबसे अच्छा एग्जाम जा रहा है, हम्म। लेकिन बाद में पता चला कि मेरा जो लिखा गया है जिस राइटर के द्वारा, अच्छा। वो पढ़ा ही नहीं जा रहा है। और ओहो। इसीलिए सब में मैं मार्जिन 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 से पास हुई। हम्म। और मुझे लग रहा था कि जैसे कि मेरा आगे का तो भविष्य ही खत्म हो गया है। जी। लेकिन जब मेरे 45% समझ लीजिए पूरे ग्रेजुएशन में आए ओहो। सिर्फ सेकेंड ईयर के कारण। जी। लेकिन जब एंट्रेंस टेस्ट हुआ, हम्म। और एंट्रेंस टेस्ट में मैंने अ, चौथा स्थान हासिल किया, अच्छा। और अरे किसी वाह। को लग नहीं रहा था कि मैं पार्स कोर्स की स्टूडेंट होंगी, सबको जी लग जी रहा था मैं ग्रेजुएशन की हूँ। जी और जी। मुझे एडमिशन मिल गया। तो हम्म। पर कठिनाइयां तो देखिए आती हैं, सामान्य व्यक्तियों के सामने भी आती हैं। जी 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 तो जी। मेरा एक तो ब्लाइंड होना, हम्म दूसरा महिला होना, हम्म। तीसरा परदेश में होना जी। जहां मेरा अपना कोई नहीं है। हम्म। और सबसे बड़ी बात कि मेरे जो अपने भी थे, वो जो गांव का जो वातावरण था, और जो मेरे पापा का थोड़ा वैसा वाला नजरिया, हम्म। जैसे कि गांव में चाय खाने के लिए ना हो लेकिन पीने के लिए मिल जाएगा, अच्छा अच्छा तो अच्छा। नहीं होगा तो जी दोस्तों का सहारा रहता है, जी जी आज तेरे जी। पास नहीं तो हम पिलाएंगे और हम्म। कल तुम। तो इस तरह के परिवार के होने के कारण तो कई तरह की कठिनाई हुई, जिनका वर्णन किया जाए तो बहुत लंबी हम्म। लिस्ट हो जाएगी। और जी। एक चीज और कि जिस समय 2002 में मेरा एडमिशन हुआ, हम्म। उसी समय दिल्ली में मेट्रो लाइन डलनी शुरू हुई। तो अच्छा। चारों तरफ कभी भी रोडें खुद जाती थी, और ओहो। वही लाइन शुरू हुई जो लाइन हमारे आने जाने की थी। हम्म। तो हमें कभी भी कहीं भी मतलब उतार दिया बस वालों ने। अब हम खड़े हैं कि किसके ओहो। सही, किसी न किसी के सहयोग से कई बार सड़कों में खड़े खड़े रोना निकल जाता था। जी जी जी। एक बार मैं हाउस खास में रुकी हुई थी, मैं हम्म। मतलब पीछे की कहानी नहीं बता रही हूँ। जी। हाउस खास में रुकी थी एक हॉस्टल में ही, और हम्म। मैं घर आना था मुझे। तो जी। यहाँ से बैठी थी मुनीरका से, और हम्म। मैं उनसे बार बार कह रही थी कि ये हाउस खास आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा। कंडक्टर बार बार कहता था कि बता दूंगा मैडम, आपको विश्वास नहीं है क्या, बता दूंगा ना मैडम, आपको विश्वास नहीं। और हम्म। उसने नहीं बताया। और अच्छा। जब उतार दिया मुझे लगा शायद ये मेरी जगह नहीं है। हम्म। मुझे शाम को पहुंचना था, लगभग 5 बजे वहां से छुट्टी हुई थी, मैं कंप्यूटर सीख रही थी। एक जी। महीने की जो छुट्टियां होती हैं उसका टाइम था गर्मियों का। हम्म। तो 5 बजे मैं वहां से चलती थी तो 6 बजे तक मैं हाउस खास पहुंच जाती थी। जी। लेकिन जब मैं वहां उतरी मुझे लगा ये कोई अलग जगह है। हम्म। और मैंने जब पूछा तो पता चला ये सफदरजंग मेडिकल का स्टॉप है। अच्छा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे क्रॉस करके और मुझे हाउस खास की बस पकड़ा दें। हम्म। तो उन्होंने करा। इसके बाद भी क्या हुआ कि मैं उनसे बार बार कहूं कि हाउस खास बता दें, हाउस खास बता दें।
और उस कंडक्टर वो भूल गया, मतलब वो बदतमीज तो नहीं था पर वो अच्छा भूल अच्छा, गया। जी जी और जी। हाउस खास के नेक्स्ट में उसने बोला, अरे मैडम सॉरी मैं भूल गया, आप उधर हम्म जाइए, ये एक ही हम्म स्टॉप तो आगे आए हैं। उस समय तक पता नहीं 8 बज गया था कि कितना बज गया था, हम्म, ऐसे कुछ अंधेरा हो गया था, वो पॉश इलाका है, कोई नहीं मिल रहा था। ओहो। मैं एक्सक्यूज मी करती रही, जब कोई नहीं मिल रहा था तो मैं वहीं पर रो पड़ी। और हम्म मुझे रोते देख के किसी ने दूसरी तरफ से आके पूछा हम्म कि मुझे क्या हुआ है। फिर मैंने उसको रोते रोते बताया, उसने फिर क्रॉस करा के फिर पकड़ाया। फिर जी। उतनी रात में मैं जब गई और वहां की जो वार्डन थी, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि किसी का सम्मान जी, नहीं हानि बिल्कुल ना है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया। हम्म अरे टाइम पर नहीं आना था तो कम से कम फोन करके बताना चाहिए था, ये मेरे पास मोबाइल नहीं है हम्म और मैं तो खुद यहाँ आने के लिए भटक रही हूँ, मैं हम्म, क्या फोन करके बताऊंगी। जी तो ऐसी ऐसी कठिनाइयां जो सुरक्षा की दृष्टि से जो थी, जी। हम लोग बसों में बैठे होते थे, लोग इधर से कोनिया से अपनी हाँ हाँ, बिल्कुल करने लगते बिल्कुल थे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। हम मतलब अपनी इंसल्ट समझते हुए कहीं इधर जाते थे, कहीं उधर जो हम्म, हमें रास्ता भी पार करा रहा होता था, वो भी थोड़ी बहुत उंगलियां तो लगा ही लेता जी था। जी 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 तो क्या बताएं, ये कितना हर्ट करता जी होगा, आप जी सोच जी नहीं जी। सकते। तो यही है समाज का रूप, जो काफी सारी परेशानियों को खड़ा करता है। पर क्या करें, इसी समाज के साथ हमें चलना है, उसी में से निकलकर आगे निकलकर हमें रोशनी बिखेरनी भी है, जो कि आपने की। जी मैम। तो बहुत ध्यान से अपनी योग्यता को बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि जी। हमारी जो योग्यता तो दी होती है भगवान ने। लेकिन हम्म, यहाँ पर जो समाज कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा सा समाज मजाक उड़ाने वाला, भेदभाव करने वाला जी समाज है। जी तो जी वो जी। लोगों की योग्यता को नुकसान बहुत पहुंचाता है। हाँ। मैं जहां भी रही, मैंने हमेशा वहां के अनुकूल कि किसको क्या पसंद है, जैसे एआईसीबी में रही तो हम्म हमेशा मैंने ध्यान रखा कि अगर सर को पसंद नहीं है हालांकि वो तो मेरी रुचि भी नहीं थी लड़कों हम्म, लड़कों वाली, जी पर जी। फिर भी सर को जितना डिसिप्लिन पसंद है, फोन नहीं रखना है, चाहे मुझे जितनी भी परेशानी हो, चोरी हम्म से कोई काम नहीं करना है, तो हम्म, मैं वहां भी बहुत ही मतलब सर का स्नेह भी मिला, वो जो थोड़ा बहुत और भी कुछ मिला तो वो बहुत अच्छी बात है। जी जी जब जी जी। किसी को किसी से रिश्ते खराब करना होता है तो वो जान के रूड हो जाता है। ठीक है ठीक है। और नहीं तो मैं जिस भी कॉलेज में पढ़ी हमेशा अ, सबके ध्यान का केंद्र रही। आप ये देखिए, जी मैं आईपी कॉलेज की पढ़ी हुई हूँ, जो दिल्ली का बहुत ही रिस्पेक्टेड कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जी का, जी जी जिसे इंद्रप्रस्थ महिला जी कॉलेज कहा जी, जाता बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। आईपी कॉलेज बोलते हैं। हम्म। तो वहां पे इस मेरे जो प्राइज आते थे डिबेट वगैरह में मैं जाती थी, दूसरे हम्म कॉलेज में इंटर कॉलेज में जाती थी डिबेट में, हम्म, और एक्स्ट्रापुर में काव्य जी प्रतियोगिताओं जी में। जी जी। तो मेरी स्क्रीनिंग चलती रहती थी, जैसे हम्म दूसरी टॉप लड़कियों की जैसे चलती थी, मेरी हम्म, भी चलती थी। और अभी जब मेरी पब्लिश हुई है ना किताब, तो हम्म, जैसे ही आईपी कॉलेज को जानकारी मिली तो तुरंत मुझे 10 फरवरी को बुला करके सम्मानित किया, मेरी जी बुक लॉन्च की। जी और मुझे याद आते हैं वो वर्ड, जब एक बार क्या हुआ था कि स्पेशल पास कोर्स के लिए एक कंपटीशन हो रहा था। जी। ज्यादातर पास कोर्स के लिए नहीं होता है, ऐसे होता रहता है हम्म ऑनर्स ऑनर्स के लिए। हम्म तो एक कंपटीशन हो रहा था, तो मैंने कहा कि मैडम मैं भी पार्टिसिपेट करूंगी, मुझे पता चला तो उन्होंने बोला बेटा तुम कैसे करोगी पार्टिसिपेट, मैं जो बोल फील करूंगी और फील करके जैसा मुझे लगेगा मैं लिख दूंगी। जी। तो उन्होंने बोला ठीक है। और उन्होंने मुझे राइटर दिया, कोई स्टूडेंट को बोल दिया, उसने मुझे सिचुएशंस बताई। एक हम्म सिचुएशंस बताई मुरझाए हुए पेड़ों की, हम्म, एक सिचुएशंस बताई जिसमें कि मतलब कोई शराब पी रहा है, टूटे हुए गिलास वगैरह हैं, और एक कोई और सिचुएशन थी, जी। वो मुझे याद नहीं आ रही है। हम्म तो मैंने तीनों पर छोटी छोटी कविताएं लिखी हम्म, और मेरा फर्स्ट प्राइज आया। अच्छा। और मैं भी पहुंची नहीं हुआ, मुझे तो ओ, लग रहा था मैं अपना ऐसे करके आ गई हूँ, जी। तो सब लोग खुद देख के खुद लिख रहे होंगे। तो हम्म, उन्होंने मेरा संभाल के रखा, और जब मैं दोबारा मिली तो प्रिंसिपल के पास ले गई और उन्होंने कहा कि मैम वी आर प्राउड ऑफ हर, जी। कि इतनी इंटेलिजेंट है कि उसने बिल्कुल कैसा फील करके ऐसी हम्म, बढ़िया कविताएं लिखी हैं। और इसी तरह से कभी कभी मैं मतलब अपने टैलेंट और अपने काम के कारण कभी कभी मैं शैतानी भी करती थी, तो वो भी अच्छा। मेरी एक बार क्या हुआ जी। कि
यूनियन जो स्टूडेंट थे वो रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं कॉलेज में जी। अपनी प्रतियोगिताओं के। हम्म। तो मैंने भी अपना नाम रजिस्टर करा लिया और मैं पहुंचने में तो हमेशा पंक्चुअल रहती थी। तो मैं हम्म। करीब जब पहुंच गई उसके 1 घंटे बाद कार्यक्रम शुरू हुआ हम्म। और मुझे कह दिया गया बैठिए रीता जी या थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और हम्म। इसके बाद एंट्री आ गई बहुत ज्यादा, इंटर हम्म। कॉलेज था हम्म। तो कई कॉलेजों की एंट्रियां बहुत आ गई। हम्म। तो अनाउंसमेंट किया जो यूनियन के प्रेसिडेंट वगैरह ने कि रीता तुम्हारा नाम हटाया जाता है अच्छा। क्योंकि क्योंकि 2 ही स्टूडेंट ले सकते हैं कॉलेज से। तो 2 अच्छा। ऑलरेडी हैं यूनियन स्टूडेंट जी। और बहुत ज्यादा एंट्री आ गई हैं तो हम नाम नहीं रख सकते। हम्म। तो मैं एकदम नाराज हो गई। हम्म। और वहां पे हमारे यहाँ की जो 2 टीचर थी वो थी और बाहर से जो 2-3 जजेस बुलाए थे वो सब थे। मैं हम्म। नाराज हो गई। मैंने कहा मैं सबसे पहले एंट्री भी कराऊं फिर 1 घंटे पहले आऊं और फिर मैं इंतजार करूं और मेरा नाम काटा जाएगा सिर्फ इसलिए कि मैं यूनियन में नहीं हूं, अपना नाम काटो। अपना क्यों नहीं काटा? तो बोले नहीं रीता हमारे पास प्राइज नहीं है इसलिए काटना पड़ रहा है। मैंने कौन मांगता है तुमसे प्राइज? सही बात है। वो लेकिन मैं जो तैयारी करके आई हूँ हम्म। वो तो आज मैं बोल के जाऊंगी, हम्म। चाहे सब सारे प्रोग्राम के बाद बोलूं। अच्छा। अगर बुलाओगे नहीं तो खुद स्टेज पे जाके बोलूंगी लेकिन बिना बोले तो जाऊंगी नहीं। अब ठीक। तुरंत इशारों इशारों फटाक फैसला हुआ कि अच्छा। सभी एक राउंड करेंगे और हम्म। फिर उसमें जो सिलेक्ट होगा हम्म। फिर वो अच्छा। प्राइज के लिए जी। मतलब होगा। तो हम्म। तुरंत पर्चियां बनी, हम्म। पर्चियां उठाई गई। मेरे ऊपर गांधी ग्लोबल को लेकर के पर्ची आई थी। हम्म। सब बोले, मैं तो सिलेक्ट होके गई पहले राउंड में जी। और इसके बाद प्राइज भी मेरा ही आई थी जी। कॉलेज जी। फर्स्ट। जी। 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 तो वो बिल्कुल। टीचर हम्म। उनको देखो तूने लड़ाई कर ली तो प्राइज आई थी कॉलेज के पास ही रहा, हम्म। नहीं तो ये प्राइज कहीं भी जा सकता था, कोई जरूरी नहीं है लड़कियां और भी तो सही बात और है जी। और तो मुझे कहन याद आती है कि वो दोस्त भी, मैं थोड़ा सा सॉरी, जी। 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 मुझे जैसे जैसे बोलती हूँ ना तो चीजें याद आती चली जा रही हैं। एक अच्छा। दोस्त याद आ रही है जब बहुत ही बड़े यूनिवर्सिटी के इंटर लेवल पे एक कंपटीशन था जिसमें अपने कॉलेज से मैं फर्स्ट और एक लड़की सेकंड आए थे तो फिर उनको भेजा गया था आगे हम्म। डिबेट के लिए। हम्म। तो जब हमारा वहां पे थर्ड प्राइज आया तो उस लड़की ने बोला मुझे, हम्म। रीता तेरे कारण ये टीम को प्राइज आया है, तेरे हम्म। कारण आज मैं भी गर्व से मतलब इंटर यूनिवर्सिटी के में पार्टिसिपेट करके आई हूँ जी। क्योंकि तेरे कमाल के कारण। हम्म। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो दोस्त भी मुझे याद आ रही है कि गांधी सर्कल सोसाइटी की प्रेसिडेंट थी, शर्मिष्ठा नाम था, और उसको एक बार म्यूजिक का कार्यक्रम करना था तो जी। 20 मिनट का जो ब्रेक मिलता है उसमें आई और मुझे फटाक बोली कि रीता फटाफट मुझे बता कि ये मैं कार्यक्रम को कैसे शुरू करूं। अरे मैंने कहा यार मैं म्यूजिक की थोड़ी ना हूं तो म्यूजिक वालों से सलाह ले। अरे नहीं मुझे तुझसे जानना है। मैंने कहा शर्मिष्ठा मुझे नहीं पता म्यूजिक के बारे में ज्यादा कुछ। जी। बोली रीता कार्यक्रम चाहे छूट जाए मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं, मुझे तुझसे जानना है कि तू कैसे शुरू करेगी म्यूजिक इसका कार्यक्रम। हम्म। अब मैंने देखा कि 10 मिनट 5 मिनट बीतता चला जा रहा है तो फटाफट मैंने थोड़ा सा अपने अंदर झांका कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ क्या म्यूजिक के बारे में। अब मैंने फिर उसको बताया, मैंने कहा देखो शर्मिष्ठा ये जो तुम, अच्छा तुम पहले मैंने उससे कहा कि अच्छा तुम क्या तैयारी करके आए हो। वो सब बता रही थी कि कब किस वाद्य का आविष्कार हुआ, कौन करने वाले थे ये वो। मैंने कहा देखो ये सब तो सब जानते ही हैं और तुमको शुरू करना है 2 मिनट के अंदर जैसे तुमने बताया कि हम्म। ज्यादा बड़ी भूमिका नहीं करनी। हम्म। तो वो बात क्यों नहीं बताते जो किसी को शायद ही पता सही हो। बात है। बिल्कुल। और उसने मैंने उसको कुछ ऐसे टिप्स दिए कि जिसमें पौधे कैसे मोहित हो जाते हैं संगीत से और कैसे हम्म। मनुष्य कितनी बीमारियों से छूट जाता है, ऐसी चीजें जी। बताई। जी। वो जी। बोली जी। बस इसीलिए तो मैं नहीं जा रही थी यहाँ से कि मुझे तुझसे जरूर कुछ जान के जाना है कि प्रोग्राम कैसे शुरू करें। जी। तो अच्छा। ये मुझे प्यार बहुत मिला। जी। 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 बहुत अच्छा, अपनी दोस्त का भी आपने नाम लिया, शर्मिष्ठा जी का। तो अब मैं थोड़ा आपकी पीएचडी के बारे में भी जानना चाहूंगी मैम, कि वो ख्याल पीएचडी का आपके देखिए, मन में कैसे आया और किस किस तरह से आपने उसमें स्टेप लिए और कैसे कैसे आप उसमें सक्सेस हुई। पीएचडी तो ऐसा है कि ख्याल करने की बात नहीं थी, वो तो एम था ही पीएचडी का। अच्छा। क्योंकि जैसा कि आपको बताया कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जो बनने के बाद मैंने पीएचडी की है तो ये तो मेरे एकेडमिक अच्छा। 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 उसका उन्नति का हिस्सा है ही। जी। 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 और पहले भी मैं पीएचडी करना ही चाहती थी क्योंकि अगर मेरी नहीं लगती तो मुझे यही था कि मैं पीएचडी करूंगी जी। बाद में अप्लाई करूंगी। तो पीएचडी तो पहले से डिसाइडेड था कि मुझे करना ही है। जी। पर बात आती है कि मैंने इसी टॉपिक पर क्यों किया।
तो जी। मैंने इस टॉपिक को इसलिए चुना कि जब मैं एमए में आई पढ़ने, तब मैंने और ज्यादा चीजों को सामाजिक दृष्टि से पढ़ा। देखिए, ग्रेजुएशन तक तो मैंने पढ़ा, मुझे हम्म। पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है, ये वाले बहुत सवाल थे। जी। तो जब मैं एमए में आई तो मैंने देखा कि जो सामाजिक विसंगतियां हैं, हम्म। इसमें साहित्य का भी योगदान है, और उस साहित्य का भी योगदान है जिसको धर्म के दायरे में रखा जा रहा है। जी। तो सबसे पहले तो मैंने एमफिल में पद्मावत पर किया, क्योंकि हम्म। पद्मावत मुझे मध्यकालीन जो मिडिल एज का जो समाज था, उसे बताने के लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म लगा। जी। तो उस पर मैंने किया। इसके बाद फिर मैंने सोचा कि इसको एक धार्मिक किताब को भी इसी में लिया जाए, क्योंकि वो भी भक्तिकालीन रचना है, ये भी भक्तिकालीन रचना है, जी। और समय लगभग वही है, थोड़ा बहुत 150 साल का हम्म। अंतर होगा तो होगा, तो लगभग वही समय तुलसी जायसी का। हम्म। तो इस पे मुझे काम करना ज्यादा अच्छा लगा। और रही बात भाषाओं की, लोगों को ये भाषाएं कठिन लगती हैं, हम्म। तो मुझे ये भाषाएं कठिन नहीं लगती थी, क्योंकि रामचरितमानस के मैं पाठ करती थी। जी। अवधी भाषा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही थी, हम्म। पद्मावत की थोड़ी बहुत कठिन लगती थी, तो हम्म। वो मुझे सरल हो गई थी एमफिल जी। में काम करते करते। रामचरितमानस में मुझे पहले ही कोई परेशानी नहीं थी। जी और बिल्कुल। इस पे जब मैं काम करने की कोई हिम्मत ही नहीं जुटाता था, मैंने देखा कि जो प्रेम देखूं, मैंने हम्म। जो प्रेम शब्द लिया, हम्म। प्रेम शब्द कहीं नहीं आपको देखने को तुलनात्मक मिलेगा इन दोनों रचनाओं के लेके। ऐसे तो मिल जाएगा कि पद्मावत में प्रेम व्यंजना या मधुमालती जो सूफी रचनाएं हैं, उसमें प्रेम मिल जाएगा, जी। प्रेमाख्यान काव्य भी कहा जाएगा। लेकिन रामचरितमानस की तुलना किसी ने भी ऐसे उनको कंपेयर करके कहीं भी कोई आलोचना नहीं है। तो जी। सब यही कह रहे थे कि कैसे करोगी, इस पे तो विद्वानों का हम्म। काम ही नहीं है। मैंने कहा हम्म। इसीलिए शुरुआत मैं करूंगी। बोले हम्म। कोटेशन कहाँ से ढूंढ के लाओगे? मैंने कहा हम्म। कोई बात नहीं, कोटेशन के लिए टेक्स्ट बुक ही काफी है, अगर नहीं मिलेगा तो। हम्म। फिर थोड़े बहुत मुझे जो मिले तो ठीक है, लेकिन इस पर मैंने काम किया और फिर इसी को मॉडिफाई करके जी। मेरी ये किताब अभी पिछले साल निकली है, जी। जिसका प्रेम का चित्रात्मक तुलनात्मक अध्ययन ये सब हमने हटा दिया, सिर्फ जी। इतना कर लिया, चित्रित प्रेम। अच्छा अच्छा। हाँ। चलिए फिर और तो। मैं आपको अच्छी बात बताऊंगी, इसके जो 3 एक्सपर्ट थे हम्म। जिन्होंने जांचा है, हम्म। तो तीनों ने इसकी अनुमति पहले ही मुझे दे रखी थी प्रकाशित करने की, कि अगर मैं चाहूं तो बुक के रूप में प्रकाशित करा सकती हूँ। अच्छा। जब मैंने ये यूनिवर्सिटी को पत्र लिखा, तो मैंने जानना चाहा कि क्या मुझे इसकी अनुमति कितने एक्सपर्ट ने दी हुई है, तो बताया गया, मुझे लेटर दिया गया और कहा गया कि आपको तीनों एक्सपर्ट ने इसकी अनुमति वेरी दी गुड हुई है। वेरी गुड। अगर जी। किताब में कोई ऐसी चीज होती है कि बाद में जनता के हम्म। पास नहीं जाना चाहिए, हम्म। तो वहीं पे रोक लगा देते जी हैं बिल्कुल। पहले। जी। तो आपकी विलक्षण प्रतिभा के वो कायल तो थे ही, इसीलिए उन्होंने आपको परमिशन दी पूरी तरह से, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। तो अब मैं जानना चाहूँगी कि अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, तो अपनी दिनचर्या को किस तरह से मैनेज करती हैं आप? देखिए, दिनचर्या मेरी ऐसी होती है कि मैं फ्री तो ज्यादातर नहीं रहती। अगर मुझे रेस्ट की जरूरत लगती है तो ये अलग बात है, मैं रेस्ट भी करती हूँ, अपना खाना भी खाती हूँ, जी लेकिन जी। वैसे हर टाइम मेरा कुछ ना कुछ लिखना चलता हम्म। रहता है। अगर मुझे ये जरूरी नहीं है कि मैं ज्यादातर किताबें लिखती हूँ, मैं हम्म। फेसबुक में पोस्ट लिखती हूँ, जी। और फेसबुक में मेरे बहुत सारे फैन हैं, और हम्म। सभी तरह के, जिस तरह के मेरे विचार है उस तरह के मेरी तारीफ करने वाले भी हैं, जी। और जो मेरे जैसे विचारों को गालियां देते हैं, औरतों को तरह तरह के करेक्टर सर्टिफिकेट आप जी जी जानते हैं जी जी। कैसे कैसे दिए जाते हैं, जिन्हें हम्म। हम बोलना भी नहीं चाहेंगे, जी। तो वो देने वाले भी आ जाते हैं जी। कई बार। तो पर मैं हर टाइम वो चीज लिखती हूँ, ज्यादातर मैं वो लिखती हूँ जिसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्त्री पुरुष के भेदभाव को खत्म करने वाली बातें ज्यादा जी लिखती हूँ। बिल्कुल। क्या क्या स्त्रियों के साथ हुआ है, कैसे कैसे हम्म। भेदभाव होते हैं, मैं वो हम्म। ज्यादा लिखती हूँ। जी। सामाजिक चीजें को लेकर के मैं ज्यादा लिखती हूँ। एक आपको बताऊं, जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था, हम्म। तो जो हमारे हिंदी डिपार्टमेंट के एचओडी थे सुधीश पचौरी, जी। जब मेरी ये पद्मावत पर उनके और साथ बातचीत हुई, तो हम्म। उन्होंने कहा कि क्या तुम भविष्य में हम्म। इसका समाज शास्त्रीय अध्ययन करके कुछ लिख सकती हो? तो हम्म। मैंने कहा बिल्कुल सर, और जब से मैं समाज शास्त्रीय ही लिख रही हूँ। अच्छा अच्छा। हमेशा समाज को लेकर के मेरी चाहे कहानी हो, चाहे मेरी कविता हो, ज्यादातर वही मिलेगा, थोड़ा बहुत दूसरी चीजें मिल जाएंगी। हम्म।
लेकिन थोड़ा बहुत राजनीति पर मिल जाएगा, लेकिन राजनीति से ज्यादा मैं समाज पर ही लिखती जी, जैसा कि आपने कहा कि आप फेसबुक पर भी लिखती हैं, तो अब फेसबुक पर इस इंटरव्यू के बाद काफ़ी सारे और नए दोस्त बनने वाले हैं। मैं तो खैर हूँ ही आपकी दोस्त। हूँ। ये तो फेसबुक तो में तो नहीं दिखाई दे रहा ना, इसलिए ऐसा कुछ नहीं। जी जी, बाकी ये कि नहीं ये फेसबुक यूट्यूब में, वगैरह पे तो जाएगा ना मैम, ये सब हाँ जगह जाएगा, हाँ फेसबुक हाँ, ट्विटर यूट्यूब बिल्कुल पर हमारा ये जी इंटरव्यू सब जगह जाएगा। जी। तो और और हिंदी में डॉक्टर मीरा नामदेव के नाम से ही फेसबुक। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और जी। कुछ क्या खास बताना चाहेंगी आप हमारे श्रोताओं को? अ, खास तो देखिए इतना ही है कि ना तो अपनी योग्यता को, जो हमारे अंदर योग्यता है ना, वो जी असीम है। वो जी, जब पता बिल्कुल। चलती है जब थोड़ा हम एकाग्र रहें और यूनिवर्सल से जुड़े। और हम्म। जब हम यूनिवर्सल से जुड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हम में अद्भुत क्षमताएं हैं। तो हम्म। हम अपनी क्षमताओं को भी बर्बाद ना होने दें। कभी हम्म। कभार कोई बर्बाद करने वाला अगर हमारे सामने आ भी जाए, हम्म। तो हम उसको बड़े धैर्य पूर्वक अपना ईश्वर से जुड़ते हुए अपनी योग्यताओं को बचा लें और दूसरे की योग्यताओं को कभी ना खत्म करें। क्योंकि जैसे ही हमारे मन में दूसरे की योग्यता खत्म करने का विचार आएगा, हमारा स्वास्थ्य, हमारा कहीं ना कुछ जरूर गड़बड़ हो जाएगा कि हम खुद अपनी योग्यता पर फिर उतना फोकस नहीं कर पाएंगे। तो हमें हमेशा ना तो अन्याय करना चाहिए और ना ही अन्याय को बढ़ावा देना चाहिए, जी। ना अन्याय सहन करना चाहिए। हाँ, अगर कोई अपने साथ अन्याय कर रहा है, गलत कर रहा है, हम्म। तो उसे एक दो, अगर वो ज्यादा, देखिए अगर अपने बराबरी का है तो उसको पहली बार में ही अ, उसको बता दो कि ये गलत है, ताकि वो आगे ना करे। अपने जी। बराबर का अपने से छोटा है, अगर वो दमंग है, हम्म। अगर वो बहुत बड़ा है और वो मानेगा नहीं बल्कि इस बात का और बुरा मान जाएगा, हम्म। तो फिर आप दो चार बार पहले इतना सहन कर लीजिए कि जब उसकी आपके पास कई गलतियां हो जाएं, हम्म। और इसके बाद फिर अचानक अचानक आप स्ट्रांग हो जाइए। क्यों? और वो इतना गलत हो चुका होगा जब, तो वो समाज में फिर जवाब देने लायक नहीं रहेगा, और वो फिर आपके सामने उसकी खुद की वीकनेस आ जाएगी। चाहे वो कितना भी बड़ा ताकतवर हो, अंदर से अन्यायी हो, लेकिन अगर उसके वीक पॉइंट बार बार आपके साथ बदतमीजी करने के हैं, तो हम्म। फिर वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं बन सकता, चाहे अपना बॉस हो चाहे कुछ भी हो। जी मेरे जी। साथ देखिए नौकरी में कई तरह के भेदभाव होते हैं, बहुत हम्म। होते बिल्कुल। हैं, लेकिन कभी भी वो लोग मेरे सामने होके मेरे बारे में कभी मेरी बुराइयां नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि जी सामने होके कुछ अगर करेंगे तो उसके पास भी जवाब है। जी, अभी बिल्कुल। भी मेरे साथ इंक्रीमेंट को मेरे 2 साल तक रोका गया, लेकिन अच्छा। आखिरकार तो देना ही पड़ा। तो मैं हमेशा इस बात पे विश्वास रखती हूँ कि खुद सही रहिए, फिर सबको सही करना आसान होगा। जी। अगर हम खुद गलत होंगे तो हम्म। कभी ना कभी कोई हमें गलत साबित कर देगा। जी जी, बिल्कुल। खुद सही रहें और दूसरों की टांग खिंचाई ना बिल्कुल करें। खुद आगे बिल्कुल बढ़ें और दूसरों को भी आगे बढ़ने के अवसर दें। बिल्कुल। और आप। कोई गलत चीज पे अगर हम खत्म ना कर पाए, तो उसका थोड़ा सा ये जरूर कहें कि ये गलत है, या फिर नहीं कह पाने की स्थिति में हो तो वहां से साइड हो जाएं, जी जी साथ जी तो कम से कम ना जी, दें। गलत बात को सहन ना करके उसका विरोध करें। बिल्कुल। जी। अच्छा, आपकी मैं जानना चाहूंगी मैम कि आपके भविष्य की प्लानिंग क्या है अब? ज्यादा से ज्यादा लिखना, क्योंकि मेरा लिखना, मैं एक विषय पर लिखती हूँ और मेरे दिमाग में 50 विषय चल रहे होते हैं जी कि मुझे ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी करना है, जी जी ये जी भी बताना है। तो सबसे ज्यादा तो मेरा लेखन पर ही फोकस है। जी। लेकिन यह है कि सबसे पहले मेरी स्टूडेंट, मेरी नौकरी, हम्म। जिसके दम पर मैं आराम से एक सुरक्षित छत के नीचे बैठी हूँ और मेरा पेट भरा हुआ है, क्योंकि भरे पेट वाला ही सही लिखने बात जैसे है। कामों के बारे में, बिल्कुल कलात्मक चीजों के बारे में सोच सकता है। बिल्कुल। और जिसका पेट भरा नहीं है, उसकी कला तो यही है कि हम्म। कैसे करके वो अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करे, अपनी छत का इंतजाम करे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले मुझे उसके लिए टाइम देना होता है, हम्म। और इसके बाद जब भी मुझे समय मिलता है मैं अपने लिखने को देती हूँ। जी। आपके स्टूडेंट्स का आपके साथ कैसा बिहेवियर रहता है? ज्यादातर का तो बहुत ही अच्छा रहता है, जी। एक आध की बात अगर हम छोड़ हम्म। दें। और जी। एक आध जो होते हैं ना,
वो सब टीचर के यहाँ वही काम करते हाँ बिल्कुल, हैं। वो शरारती मेरे कर रहे पास होते ही की हैं। बात नहीं है। ये अलग बात है कि कभी कभार मेरे ना देख पाने का फायदा उठाते हैं। तो अभी हाल ही की घटना है कि दो स्टूडेंट बात कर रहे थे हम्म। और वो आगे भी बैठे थे, हम्म। अच्छी इंटेलिजेंट लड़कियां हैं। हम्म। तो मैं मना करती जा रही हूँ, पढ़ाती जा रही हूँ, मना करती जा रही हूँ, जी। उन्हीं की तरफ मुंह कर रही हूँ, उन्हीं की तरफ थोड़ा सा हाथ भी कर रही हूँ, हम्म। पर उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। जब जैसी मैं खड़ी हुई हम्म। तो एक लड़की भाग गई पीछे अच्छा। और एक बैठी रही। जब मैंने उसका हाथ पकड़ा तो बोली मुझे क्यों पकड़ रहे हो। हम्म। दूसरी एक लड़की थी जो पीछे भाग गई। तो हम्म। वो मुझे इतनी इंसल्ट फील हुई जी। कि मैं नाराज होके क्लास से बाहर आ गई। मैंने कहा एक तो तुम तमाशा देख रहे हो कि तुम हम्म। बात भी कर रहे हो और फिर तुम ये तमाशा भी देख रहे हो कि कोई लड़की भाग जाए मुझे चीट करके, और मैं हाँ। पढ़ाने के लिए मना कर रही हूँ, कंसंट्रेशन बना रही हूँ, तो है मुझे धोखा भी देना है। तो मैं नाराज होकर चली गई। लड़की तो फिर इसके बाद काफी लड़कियों ने उनका विरोध किया कि आपको माफी मांगनी चाहिए, जी बिल्कुल ये बिल्कुल। गलत है। तो बाद में फिर उन्होंने मुझे माफी मांगी। तब मैंने पहले तो बहुत डांटा। हम्म। मैंने कहा पहले मुझे इस बात का जवाब दो कि बातें करने के बारे में कोई बात नहीं, तुम बात कर रहे थे, मेरे डांटने के बावजूद भी बात कर रहे थे, ठीक है, पर जो लड़की भागी हम्म। मैं उससे सवाल करती हूँ कि आज तक तुमने कभी किसी और टीचर के साथ ऐसा किया है कि वो तुम्हें डांटने के लिए, पनिश करने के लिए तुम्हारे पास आए तो तुम भाग जाओ। हम्म। अब वो क्या करे, पहले तो नहीं बोले, बोले मैम एक्चुअली बात ये थी, वो थी, ये था, फलाना था, मेरा दिमाग। मैंने कहा नहीं नहीं, बस मुझे सीधी बात का जवाब चाहिए। जी। आज तक किसी और टीचर के साथ किया है? आखिरी में हम्म। उसको कहना पड़ा नो मैम। तो मैंने कहा मेरे साथ ही क्यों किया? क्योंकि मैं ब्लाइंड हूं, मैं देख नहीं पाऊंगी, मैं तो पकड़ नहीं पाऊंगी। जी जी तुम जी। डेस्कों के पीछे कूद गए इसलिए। और मैं जब क्लास लेने जाती हूँ, पहली क्लास, जब कोई फ्रेशर आता है, जब पहली क्लास लेने जाती हूँ, तो पहले ही बोल देती हूँ कि आप मेरे स्टूडेंट हैं। आपको वैसे तो मैं किसी भी गलती के लिए क्षमा कर सकती हूँ, जी। लेकिन ध्यान रहे अगर मेरी डिसेबिलिटी को हर्ट करोगे जी। तो मैं शायद क्षमा ना करूं, मैं तुम्हें कुछ पनिश ही करूं। जी। हाँ मैम, पर ये तो है। ऐसे एकाध होते हैं, पर एकाध होते हैं, जी 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 ज्यादातर जी। तो मुझे रास्तों में मिल जाते हैं, मुझे रास्ता बताते हैं, वही ज्यादा कोऑपरेट करते हैं। मेरे कुलिक लोगों को तो लगता है कि बताओ हमारे बराबर सैलरी भी ले और इसका हम हाथ पकड़ के कोऑपरेट भी करें। तो अच्छा। करते हैं, एक आध वो कुलिक करते हैं, पर ज्यादातर को ऐसा ही लगता है। तो कुलिक से ज्यादा मेरे को जो हेल्प मिलती है वो स्टूडेंट की मिलती है। अभी पीछे मैं, अब तो खैर मैंने ई रिक्शा लगा रखा है, बीच में 3-4 साल के लिए मेरे पास गाड़ी भी थी, लेकिन पहले मैं बसों से जाया करती थी। तो मेरे स्टूडेंट ही तो होते थे जो स्टॉप पे मिल जाते थे, वहां से भी यहाँ से भी उतरते समय सीट के लिए प्लीज सीट दे दीजिए, हमारी मैम है, उनका बड़ा सहयोग रहता है। जी। तो मैम काफ़ी वक्त हो चला, चलते चलते जी, आप हमारे श्रोताओं को और अपने स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगी? उसी बात को मैं दोहराना चाहूंगी जी। कि बस जो मैंने शुरू में ही खास बात आपने कहा था तो मैंने कही जी। कि आप के सामने कितनी भी दिक्कतें हों, लेकिन अगर आप अपनी आपको यूनिवर्सल से जोड़ते हैं, अपने अंदर ईश्वर से जोड़ते हैं, क्योंकि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, जी। अपने शरीर ही के अंदर अपना परमात्मा है। देखिए जो कॉन्सियस माइंड है वो आत्मा है, जो सब कॉन्सियस है वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जी। वो आत्मा है, और जो अनकॉन्सियस है वो परमात्मा जी। है। अंश क्यों कहा जाता है? अंश अवतार, अंश कहां से आया? हम्म। क्योंकि अपना जो कॉन्सियस माइंड है वही अंश है, जो हमारी प्रतिभा का, हमारी ऊर्जा का मुश्किल से 10% या इससे भी कम है। लेकिन हम्म। इसके बाद एक उससे भी बड़ा जो लगभग 30-40%, 30% या 20% होगा, वो अनकॉन्सियस माइंड है, जो दोनों के बीच का काम करता है। वो जी। एक और परमात्मा से जुड़ता है, दूसरी ओर बाहर की प्रकृति से जुड़ता है, और दोनों के रूप में सलाह देता है। जब भी हम कभी किसी बात के लिए दुखी या कंफ्यूज हो, हम अपने अनकॉन्शियस माइंड से जुड़ जाएं और कहें नहीं, हमारे पास सोल्यूशन है, हमारे पास, हम ये कर सकते हैं। जब मैं छोटी थी मैं तो कविताएं कहीं से सुनती थी, जैसे रेडियो वगैरह में मैं सुनती, सोचती थी क्या मैं ऐसा कभी होगा, मैं लिख सकूंगी, मैं भी ऐसे कविताएं बोल सकूंगी। मेरे अंदर से आता था एहसास कि हाँ हम्म। होगा, जरूर होगा, मैं कर सकूंगी। फिर कैसे, कैसे का जवाब तुरंत नहीं मिलता था, जी। लेकिन आज उसका जवाब है। तो अगर हम परमात्मा से, अपने अंदर के परमात्मा से, किसी साधु के बताए हुए ऋषियों मुनियों के, किसी भी महात्मा के परमात्मा से नहीं, जी। क्योंकि अपना परमात्मा अपने हम्म। काम आता है,
तो अगर हम उससे जुड़ करके हम हर समस्या के समाधान को ढूंढ सकते हैं और अपनी प्रतिभा को कभी भी नष्ट ना होने दें। पर ये जब भी संभव है जब हमें ये ध्यान रहे कि हम दूसरे की प्रतिभा को भी कहीं नष्ट तो नहीं कर रहे जाने अनजाने जी। या किसी को खुश करने के लिए। जी मैम, तो यही बहुत अच्छा लगा और बहुत ही सुखद अनुभव रहा आपके साथ इस मीटिंग का। फिर मिलेंगे आपसे और बातें करेंगे ढेर सारी। आज के लिए थोड़ा सा वक्त की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए यहीं हम समाप्त करेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे जुड़ी और इतना अपना कीमती वक्त निकाल के आपने हमें टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमस्कार। जी मैम।